ये दस्तक की शुरुआत आज हम कर रहे हैं इन 4 तस्वीरों से। 2 महत्वपूर्ण खबर है। एक तो यूएनएचआरसी में जबरदस्त झटका रूस को लगा है और दूसरा इमरान खान को झटका लगा है। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान में इमरान को झटका लगा है तो रूस में पुतिन को झटका लग गया है। आपको बताते चले पुतिन को झटका इस रूप में क्योंकि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रशिया को, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान की छुट्टी तय है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना इमरान खान को 9 तारीख को करना पड़ेगा। आंकड़ों का जो अंक गणित है वो बताता है कि सरकार चली जाएगी, विपक्ष ताकत के साथ आएगा। वहीं यूएनएचआरसी में आपको बताते चले भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पूरी प्रक्रिया में उसकी मौजूदगी थी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान ने खुद को अलग रखा और रूस में पुतिन को झटका इस रूप में लगा क्योंकि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रूस को। 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया, सिर्फ 24 देश ऐसे रहे जिसने रूस का समर्थन किया, जबकि 58 देशों ने खुद को इस वोटिंग की प्रक्रिया से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। उसमें एक हिंदुस्तान भी है जो शुरू से लेकर अब तक जितने भी 10 वोटिंग की प्रक्रिया हुई है उससे खुद को बिल्कुल अलग रखा हुआ है और इसी वजह से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और उधर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। इमरान खान ने संसद भंग कर दी थी और उसके बाद ये मामला अदालत में चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और वो वोटिंग 9 तारीख को होगी। 9 अप्रैल को यानी कि शनिवार को 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि इमरान खान का जाना पूरी तरह से तय है, क्योंकि 174 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे इमरान काफी पीछे हैं। लगभग 28 सीटें उनके पास कम हैं और 27 सीटें विपक्ष के पास ज्यादा। फवाद चौधरी की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। फैसले पे मैंने तो सुबह ही कहा था कि ये रजीम चेंज अगर इस तरह से होगी तो फिर 23 मार्च 1940 से हमें अपनी जदोजहद शुरू करनी पड़ेगी। आज़ादी पाकिस्तान के लिए एक पूरी जदोजहद दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पाकिस्तान जो है ये गुलामी में चले जाने की एक एफर्ट है, उसको हमें कामयाब बनाने देंगे इंशाअल्लाह। क्या उसमें क्या फैसला वन साइडेड हुआ? फैसले में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रोब तो किया नहीं गया। रूलिंग कैसे आप डिक्लेयर कर सकते थे इलीगल जब आपके पास आपने मटेरियल ही नहीं देखा? मटेरियल के बगैर आप कैसे देख सकते हैं? तो काफ़ी इसमें लूप होल्स हैं फैसले। आप मुतालबा करेंगे कि खत की तहकीकात की जाए? नहीं, तहकीकात तो हमने अब हम गवर्नमेंट में हैं, अब हम शुरू करेंगे कल से। और ये देखिए हम कोर्ट रूम में हैं और चित्रा जी हमारे साथ वॉर रूम में हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में क्या हुआ वो हम बताएंगे। जहां से पाकिस्तान में इमरान खान को मिले बड़े झटके की खबर आप जानेंगे इस कोर्ट रूम से। इमरान खान जिनकी कुर्सी जानी लगभग तय है। 9 अप्रैल को अब फिर से एक बार इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। और वॉर रूम से क्या है ये चित्रा बताएंगे। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पाकिस्तान में एक तरफ इमरान खान को बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ वॉर रूम के जरिए हम आपको वॉर की पूरी खबर देंगे। कुछ देर पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा इंटरनेशनल झटका लगा है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में पुतिन के कारण उनके देश रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूस के खिलाफ पड़े हैं 93 वोट। 93 वोट रूस के खिलाफ पड़े हैं, यानी कि मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है रूस। इस बात को 93 देशों ने माना है। भारत ने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दिया। भारत समेत 58 ऐसे देश रहे जो वोटिंग में गैर हाजिर रहे, जबकि 24 देशों ने रूस का साथ दे दिया है। इस लिहाज से आप समझिए कि रशिया यूक्रेन के भीतर जो कुछ कर रहा है और बूचा से नरसंहार की तस्वीरों को लेकर जो दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं, उस दावे पर मोहर लगाने की कोशिश यूएनएचआरसी से सस्पेंड किए जाने के तौर पर आप देख सकते हैं। यूक्रेन को जहां इससे राहत मिली होगी तो वहीं रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका।
और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ गीता मोहन हमारी सहयोगी सीधे जुड़ चुकी हैं, जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। गीता, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, यूएनएचआरसी से रूस को लगा ये बड़ा झटका क्या दर्शाता है? क्योंकि 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते हुए यूक्रेन के भीतर चले जा रहे हैं, लेकिन नरसंहार के जो दावे यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है, 93 देशों को उसका समर्थन मिला और यही कारण रहा कि यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया रूस, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यह बड़ा इंटरनेशनल झटका पुतिन के लिए। गीता, बिल्कुल बड़ा झटका जरूर है, लेकिन सिंबॉलिक भी है, क्योंकि यूएनएचआरसी एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी सच नहीं है। इससे क्या होगा चित्रा? इससे ये होगा कि रूस यूएनएचआरसी के जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा पिक्चर ये है कि रूस एक P5 नेशन है, यानी कि परमानेंट 5 है मेंबर्स में से एक है, और सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, वहां से रूस को हटा नहीं सकता अमेरिका। ये जो लड़ाई है, इसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने एब्सटेन किया, एब्सटेन का मतलब एब्सेंट नहीं होता, उसका मतलब होता है वहीं बैठ के वो देश ये कह रहा है कि ना हम फॉर है ना हम अगेंस्ट है, हम एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो रेजोल्यूशन है उससे हम पूरी तरीके से उसको हम मानते नहीं है। और उसमें जब भारत ने अपना स्टेटमेंट रखा, उन्होंने ये कहा कि आपने किसी को गिल्टी प्रूव कर दिया इससे पहले कि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कैरी करते, किलिंग्स और जो जिस तरीके का हमने सिचुएशन बूचा में देखा है वो कॉन्डेमनेबल है, लेकिन किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कैरी क्यों नहीं किए। तो ये काफी जरूरी है कि काफी देश ये आवाज उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लगातार वॉर रूम से पल पल की जानकारी मैं आप तक देती रहूंगी, लेकिन पाकिस्तान से भी बड़ी खबर सामने आई है। आप मौजूद हैं इस वक्त, आप देखिए कोर्ट रूम के भीतर जो बड़ा झटका दिया गया है इमरान खान को, उसको कैसे समझा जाए? सईद, देखिए चित्रा जी, हुआ सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था और इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। झटका इसलिए कि अविश्वास प्रस्ताव होगा, सामना करना पड़ेगा। संसद में इमरान खान को बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन जो 24 इमरान के विधायक थे वो खुश हैं। सांसदों का, बागी सांसदों का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की है। इस निर्णय के बाद खुशी जताते हुए ये बाकी सांसद दिखाई दे रहे हैं और ये 24 ही थे जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया था। इमरान की सरकार गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और जब ये अलग हुए तो सहयोगी भी अलग हुए। इमरान के सहयोगी अलग हुए, ये अलग हुए, 24 ये थे, 25 सहयोगी थे और उसके बाद कैसे खुशी ये जता रहे, यही वो बागी हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए कैसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं इमरान खान की ही पार्टी के ये बागी सांसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे भाई, मेरे बहनें, जिन पर ये इल्जाम था गद्दारी का, पाकिस्तान की आवाम ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि हम गद्दार नहीं, वो गद्दार हैं। जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भुट्टो, आइन तोड़ने वालों पे लानत, आइन तोड़ने वालों पर लानत। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं चित्रा जी कि कानून तोड़ने वालों पर लानत है, तो ये इमरान खान को कानून तोड़ने वाला बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को ये बड़ा झटका मिला है। 24 सांसद ये हैं जिनमें से कुछ की तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया उसके बाद ये खुशी। आइए 9 अप्रैल को 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन सीधे इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं। गवर्नर नईम संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। नईम, मतलब क्या हुआ? 9 तारीख को इमरान खान का जाना अब तय है या अभी भी कोई विकल्प उनके पास बाकी है? देखिए, इमरान खान साहब ने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग थी। अब ये रोलिंग भी ओवर रूल्ड हो गई है, तो अब बज़ाहिर इमरान खान साहब के पास और कोई रास्ता अब बचा नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इससे पहले नून लीग के 2 रहनुमा अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से पॉलिटिकल जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे भी दूर हैं। दानियाल अजीज की और मैं तलाल चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। सो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किसी भी किस्म का, अब उनके पास कोई भागने का रास्ता है, या भागने का रास्ता आप इसको कह लीजिए, या आप इससे बचने का रास्ता आप जितने माइल्ड टर्म्स यूज कर सकते हैं या जहाँ हार्ड टर्म्स यूज कर सकते हैं कर लीजिए।
अब उनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है, अब उनको फेस करना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ जब कोर्ट की ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त लंदन में बैठकर किस तरह से वो तस्वीरें देख रहे थे, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। यकीनन नवाज शरीफ के लिए, भुट्टो परिवार के लिए, सबके लिए ये खुशी का वक्त है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है। लंदन से ही कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे नवाज शरीफ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते चले, तस्वीरें सामने आई हैं। लंदन से कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे नवाज, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान की। आप देखिए राहत की सांस इन सब के लिए अपने सभी साथियों के साथ मिलकर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज गुट के ये उनके भाई शहबाज, जो कि प्रधानमंत्री पद के पाकिस्तान के दावेदार भी हैं, और वो इस फैसले पर इस निर्णय पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस बड़े झटके पर अब इमरान खान ने अपने सांसदों से ये अपील भी चित्रा जी कर दी है कि वो हिंसा से दूर रहें। किस तरह की हिंसा हो सकती है, क्या हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने ये अपील की है। हिंसा से दूर रहें हमारे सांसद इमरान खान की ओर से यह अपील की गई है। फैसले पर सांसदों से इमरान खान ने यह अपील की है। आपको बताते चले 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जिस तरह के आंकड़े हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। 172 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहां पर 199 जहां विपक्षी दलों के पास हैं, तो वहीं 142 के आंकड़े इमरान खान के पास हैं। उनकी सरकार जाना पूरी तरह से तय है। विरोधी दलों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इन सबके बीच फैसले पर सांसदों से इमरान खान ये अपील करते हुए कि हिंसा से दूर रहें हमारे सांसद। इमरान खान इस बात की अपील करते हुए, हालांकि लगातार आखिरी बॉल पर भी छक्का मारने की कोशिशों में वो लगे हुए थे। क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन राजनीति के मैदान में जिस तरह से अपने तमाम हाल के लिए गए फैसलों के बाद वो फिसड्डी साबित हुए हैं। बड़ा झटका उनके देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना अब उनको करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली की बहाली हो गई है। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। माना जा रहा है उनकी सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी। शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाकिस्तान की जनता की दुआ कबूल हो गई है। सही, और अब ऐसा लगता नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ने उस निर्णय को, जो कि संसद में लिया गया निर्णय था संसद भंग करने का, उसे फिर से बहाल कर दिया है। यानी कि संसद फिर से है। और अब अविश्वास प्रस्ताव पर 9 तारीख शनिवार को सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। ये तो बात पाकिस्तान की हो गई सही, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। लेकिन वॉर रूम से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं यूएनएचआरसी से आई बड़ी खबर का। आपको बता दें ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त वोटिंग हो रही थी। वोटिंग की प्रक्रिया में देखिए, इन फेवर 93 वोट, यानी कि रूस के खिलाफ पड़े हैं 93 वोट, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले देशों की तादाद हिंदुस्तान समेत कुल रही 58। पुतिन को बड़ा झटका लगा, लेकिन पुतिन के समर्थन में 24 देश जरूर रहे। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया है रूस को। और यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह की भयावह स्थिति पैदा किया गया है रूस की ओर से। हालांकि उसके अपने दावे हैं, यूक्रेन के अपने दावे। गीता मोहन लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। गीता, अब पुतिन को इस झटके के बाद स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस बात को ऐसे समझा जाए कि दरअसल रशिया इस बात को इस रूप में लेगा कि पश्चिमी देश शुरू से आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए इस पर दबाव कायम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूएनएचआरसी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश गया है और अब इससे रूस और ज्यादा बौखलाकर हमले अपने तेज करेगा यूक्रेन में? देखिए, जो रूस का प्लान है, अब वो रूस उस प्लान पे और डट के रहेगा और उससे पीछे नहीं हटने वाला। ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकलना एक सिंबॉलिक जेस्चर है। वेस्ट दिखा रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स हैं। बहुत सारे देश हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस ने इन्वेड किया। लेकिन अब जो ईस्टर्न फ्रंट में आप देखने वाले हैं, यूक्रेन के ईस्ट, डॉनबास के वेस्ट में, आज हम जहां जहां गए हमें रोक दिया गया क्योंकि इतनी तेज से लड़ाई शुरू हो गई है इन सारे इलाकों में। क्या हो रहा है, अब ये चाह रहे हैं कि जितनी जगह उन्होंने ले ली है, चाहे वो मारियोपोल हो, वोल्नोवाखा हो, मेलिटोपोल हो, खेरसोन हो, ये सारा जो इलाका है इसमें अब कंसोलिडेशन होने वाला है। जितने भी यूक्रेनियन फोर्सेस है उनको और पीछे हटाने की कोशिश करेंगे और जिस इलाके को डोनेस्क का हिस्सा माना जाता है उसको पूरी तरीके से डोनेस्क का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा पुतिन और पुतिन की सरकार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैसेजिंग
यहाँ पे आप जितना कॉर्नर करेंगे रूस को, लड़ाई उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। और यही काफी सारे देश कह रहे थे चित्रा कि ऐसे एक्शन से लड़ाई बढ़ेगी, नेगोशिएशंस में कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। पुतिन को बड़ा झटका लगा है, यूएनएचआरसी से सस्पेंड कर दिया गया और इसी के साथ ही एक बड़ा सिंबॉलिक एक्शन लिया गया है। सईद, ये तो बात हो गई रूस की, यूएनएचआरसी से उसे बाहर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा? इमरान खान का भविष्य क्या होगा? क्या इमरान खान चले जाएंगे? क्या अब इमरान खान शनिवार 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएंगे? जी हां, अब क्या होगा? 10 बजे ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा पाकिस्तान की संसद में, जिसे कि नेशनल असेंबली कहा जाता है। नंबर गेम में इमरान काफी पीछे हैं, 172, जो कि जादुई आंकड़ा है, यानी कि बहुमत का उससे बहुत पीछे। इमरान खान हारे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। असेंबली नए नेता को चुन सकती है, तो क्या शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और? संसद में ये अविश्वास प्रस्ताव अब आएगा। अब पाकिस्तान में आगे ये होगा और सभी की निगाहें जो होंगी वो शनिवार सुबह 10 बजे काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारे पड़ोसी देश में राजनीतिक संकट एक बार और गहरा गया और इमरान खान अब कहीं ज्यादा मुसीबत में। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस अब से थोड़ी देर पहले यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को सस्पेंड कर दिया गया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इतने बड़े मंच से रूस को सस्पेंड करके अमेरिका और उसके दोस्तों ने पुतिन को एक बड़ा झटका दिया। इसी तरह का झटका आज पुतिन ने नाटो को दिया। कैसे? देखिए, जिस नाटो के द्वारा अमेरिका रूस की घेराबंदी करने में लगा था, उसी नाटो में पुतिन ने फूट डाल दी है। ये देखिए सामने खड़ा हुआ जासूस। नाटो के 30 देशों में से एक देश ने पुतिन के समर्थन में नाटो को खरी खरी सुना दी है। अब सवाल यह है कि वो कौन सा देश है, नाटो में पुतिन का एजेंट कौन है? पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूक्रेन आपको लिए चलते हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सेना ने आज रूस को बहुत गहरे जख्म दिए। अक्सर इस तरह से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करते देखा होगा। सुपरसोनिक से लेकर सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइलों को रूस इसी दमखम के साथ लॉन्च करके इतराता है। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइलों के बावजूद यूक्रेन घुटने टेकने को राजी नहीं है और जंग के 43वें दिन पासा पलटता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तो रूसी टैंकों को तबाह कर रही है। का ये पलटवार पुतिन को हैरत से भर रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूस की सेना को ज़ेलेंस्की के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। क्या यूक्रेन रूस को हरा सकता है? जंग जब शुरू हुई थी तब ये सवाल ही बेमानी था, लेकिन 43 दिन बाद इस सवाल पर किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब मिसाइलों का मुंह भी खोल दिया है। बिल्कुल रूसी स्टाइल में यूक्रेन भी मिसाइलें लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन के जज्बे को देखकर अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो दावा करने में जुट गया है कि रूस को यूक्रेन हरा सकता है। And as for your question about whether they can win or whether we've given up on them winning or मैं मानता हूं कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। अब तक यूक्रेन ऐसा करने में सक्षम रहा है। पुतिन को इस युद्ध से कुछ भी सामरिक उद्देश्य हासिल नहीं हुआ। न रूस कीव पर कब्जा कर सका और न सरकार को गिरा सका। objectives inside Ukraine. He didn't take Kyiv. He didn't topple the government. यूक्रेन को लेकर अमेरिका की इस राय की वजह जंग के मैदान से आने वाली ये तस्वीरें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल ये तस्वीर है जिसमें यूक्रेन का एक टैंक अकेले रूस के पूरे काफिले पर भारी पड़ गया। ये देखिए वीडियो में, ये रूस के 3 टैंक जिनसे यूक्रेन का ये अकेला टैंक लोहा लेता है। आमने सामने की इस जंग में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही है, जिसमें दोनों ओर से गोलीबारी होते हुए आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर में
रूस का एक एक टैंक तबाह हो जाता है और दुनिया को पता चल जाता है कि यूक्रेन के अकेले टैंक ने रूस को पीछे धकेल दिया। अब यूक्रेनी एंटी टैंक मिसाइल का कमाल देखिए, जिसके एक वार में रूसी टैंक को पाताल में पहुंचा दिया। इस तस्वीर को देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि ये रूसी टैंक जमीन पर चलते चलते इस तरह धंस गया। रूस के लिए यूक्रेन की जंग बहुत महंगी साबित हो रही है, जिसमें यूक्रेन की गली कूचे पुतिन की सेना का कब्रिस्तान बन गए हैं। ये तस्वीर रूस के सुखोई फाइटर जेट की है, जिसे यूक्रेन ने मिट्टी में मिला दिया। रूस के आगे यूक्रेन को शुरू से ही कमजोर माना जा रहा था। शायद इसीलिए पुतिन ने 4 दिनों में इस जंग को जीतने का दावा किया, जिसके लिए वो अब पछता रहे होंगे। लेकिन इन 43 दिनों में यूक्रेन के आत्मविश्वास में भारी उछाल आया है, जो रूस के खिलाफ हथियार मिलने पर जंग की सूरत बदलने का दावा करता हुआ फिर रहा है। हमारा एजेंडा एकदम साफ है। सिर्फ 3 चीजें हमारे दिमाग में हैं: हथियार, हथियार और हथियार। यूक्रेन युद्ध में रूस के 20,000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है, जो रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को दुनिया भर से हल्के हथियारी मदद के तौर पर मिल रहे हैं। चेक रिपब्लिक ने पहली बार T-72 टैंक की खेप यूक्रेन को पहुंचाई है, जो इस लड़ाई के नतीजे बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इससे अमेरिका जैसे देशों पर यूक्रेन की खुलकर मदद करने का दबाव बढ़ेगा, जो अभी फिलहाल यूक्रेन की जाबाजी की तारीफ करके ही अपना काम चला रहे हैं। यूक्रेनी नागरिकों की बहादुरी और लड़ने की भावना को सलाम है। रूस अपने शुरुआती युद्ध के लक्ष्य में पहले ही हार चुका है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव, उसके लोकतंत्र और चुनी सरकार पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन कीव आज भी आजाद है और यूक्रेन सरकार आज भी कायम है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। रूसी अटैक में यूक्रेन के कीव, खार्किव और मारियुपोल शहर करीब करीब तबाह हो चुके हैं। इन शहरों का 90% बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढह चुका है। बूचा में तो रूसी सेना के हमले के बाद केवल खंडर और मलबा दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद रूस का जीत से दूर रहना काफी कुछ कहता है। कीव, यूक्रेन से गौरव सावंत और राजेश पवार, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को सस्पेंड करने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। रूस ने कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल अवैध है और उसे हमें सस्पेंड करने का निर्णय एक साजिश है। तो रूस की ये पहली प्रतिक्रिया आ गई है और रूस ने कहा कि हमारे खिलाफ एक साजिश है और UNHRC से सस्पेंड करने का कोई अधिकार हमें हमारे विरुद्ध जो फैसला आया है उस पर नहीं। तो रूस को झटके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर देखने लायक है। अमेरिकी मदद से यूक्रेन रूस को जख्म देने में लगा हुआ है, लेकिन पुतिन ने भी अपनी चाल चल दी है और नेटो में फूट डलवा दी। नेटो में पुतिन का दोस्त कौन है, ये जान लीजिए। चौबीस मार्च 2022 ब्रुसेल्स में नाटो सदस्य यूक्रेन पर रूस के हमले के ठीक 1 महीने बाद मिलते हैं। इस मुलाकात का मकसद रूस को घेरकर दुनिया में अलग थलग करना था, लेकिन रूस को अकेला करने की अमेरिकी कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस को लेकर नाटो में मतभेद उभर आए हैं। रूस को लेकर नाटो में फूट पड़ गई है, क्योंकि हंगरी रूबल देकर रूस से गैस खरीदने को तैयार हो गया है। अगर रूस गैस के बदले रूबल में भुगतान मांगता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हंगरी का बयान तब आया है जब अमेरिका भारत को तेल खरीदने पर धमका रहा है, लेकिन नाटो के ही सदस्य ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया है, जिससे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर यूरोपीय संघ और नाटो में दरार सामने आ गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाने वाले यूरोपीय देश रूस की गैस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इसीलिए जब पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी थी कि अगर उसने रूबल में भुगतान नहीं किया तो वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, पुतिन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए रूबल में भुगतान करने का दांव चला था, जो अब कामयाब होता दिख रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री ने भी इससे पहले कहा था कि यूरोपीय संघ की रूस के साथ गैस आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं है,
हंगरी और रूस के बीच युद्ध से पहले ही इसे लेकर समझौता हो चुका था। हंगरी यूरोपीय संघ के उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों को खारिज कर दिया था। अमेरिका लगातार रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को चेतावनी दे रहा है। जो बाइडेन के शीर्ष सलाहकार ने तो भारत के साथ गठजोड़ करने पर लंबे समय तक भारी खामियाजा भुगतने की धमकी तक दे डाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने भी चेताया कि भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये भारत के हित में ठीक नहीं होगा। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोपीय देशों ने मार्च महीने में फरवरी के मुकाबले रूस से 15% ज्यादा तेल और गैस खरीदी है। रूस के तेल और गैस के ज्यादातर बड़े खरीदार यूरोपीय देश हैं। हंगरी के ताजा रुख से भी साफ हो गया है कि अमेरिकी खेमे में भी लोग अपने देश के हित को देखकर फैसला ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हंगरी के फैसले ने पुतिन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कीव यूक्रेन से गौरव सावंत और राजेश पवार, आज तक। पुतिन भारी दबाव में हैं, उनके सैनिक मर रहे हैं, कूटनीतिक मंच से उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। उधर यूक्रेन में भी उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल रही है और इसीलिए खबर है कि यूक्रेन के 2 इलाकों पर पुतिन ने अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जिन पर कब्जा करके पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट देने के इंतजाम किए हैं। अब देखिए यहां पर किस तरह से ये जो एक मिसाइल है, जेवलिन मिसाइल, ये जबरदस्त खतरनाक मिसाइल है और ये रूस के टैंक्स पर एकदम सटीक निशाना लगाती है। स्विच ब्लेड ड्रोन्स ये भी दिया है। मतलब अब यूक्रेन को जबरदस्त मदद दी जा रही है रूस के विरुद्ध और विदेशी हथियार मिल रहे हैं। मतलब रूस पर करारा वार किया जा रहा है और ब्रिटेन की तरफ से यहां पर और ड्रोन दिए गए हैं। ये जो ड्रोन है इसे कहा जाता है कैमिकाजी ड्रोन, जो बेहद खतरनाक है। यानी कि वो ये ड्रोन पता लगा लेते हैं और जर्मनी भी मदद कर रहा है। जर्मनी क्या मदद कर रहा है? जर्मनी ये देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं ये स्टिंगर मिसाइल है। ये अगर कोई हवाई हमला होता है रूस की तरफ से तो स्टिंगर मिसाइल उसे ध्वस्त कर देती है। स्लोवाकिया ने S-300 डिफेंस सिस्टम दिया है। ये डिफेंस सिस्टम है S-300, ये काफी मजबूत सिस्टम है और इससे भी रूसी न सिर्फ टैंक्स को रोका जा सकता है बल्कि हवाई हमलों को भी यूक्रेन नाकाम कर देगा। और ये सायरन बजा है, इसका मतलब ये है कि बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त आ रही है और वो खबर ये है कि नाटो में शामिल होने पर बोला है फिनलैंड। फिनलैंड की प्रतिक्रिया यहां पर आई है। नाटो की सदस्यता पर जल्द हम निर्णय लेंगे। फिनलैंड ने कहा है कि नाटो की सदस्यता पर हम जल्द निर्णय लेंगे। रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड का बड़ा बयान आया है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे में जब रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है, एक और देश और वो भी रूस का पड़ोसी अगर नाटो की सदस्यता लेने पर निर्णय लेने की बात कर रहा है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब रूस के पड़ोसी देश भी खड़े हो रहे हैं और जो रूस ये कह रहा था कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता नहीं ले सकता और यही कारण इतने बड़े युद्ध का था, वहां फिनलैंड ने कहा कि हम निर्णय लेंगे। इसीलिए पुतिन दबाव में चल रहे हैं और यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है 2 तरह से। एक तो उनके सैनिक मर रहे हैं रूस के और राजनीतिक मंच से सस्पेंड UNHRC से कर दिया गया है। तो यूक्रेन में सफलता रूस को वैसी नहीं मिल रही है जैसी वो चाहता था। 2 इलाकों पर पुतिन की नजरें ज्यादा हैं जिन पर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बड़ी चोट देने का इंतजाम किया है। बूचा में तबाही मचाने के बाद अब रूस की नजर कहां है? अब कहां पर रूसी फौज मौत का खेल खेलने वाली है? शहर है जहां रूसी फौज सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। रूसी फौज के कमांडर भी कह चुके हैं कि इन्हीं तीनों शहरों पर उनका फोकस सबसे ज्यादा है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ है यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि
जा सकते हैं या नहीं। और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं, जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की सेनाओं का सारा ध्यान अब दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में पोपासना और रुबीझने शहरों पर कब्जा करने की है। इसके अलावा रूस मारियुपोल पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन के बड़े इलाके रहे हैं। दोनेत्स्क का क्षेत्रफल जहां 26,592 वर्ग किलोमीटर है, वहीं लुहांस्क का क्षेत्रफल 26,684 वर्ग किलोमीटर है। दोनेत्स्क में रहने वालों की आबादी करीब 41 लाख है, जबकि लुहांस्क की जनसंख्या करीब 21 लाख है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों की भाषा और संस्कृति रूसी रही है। ये इलाके आर्थिक रूप से भी बेहद अहम है। कोयला खनन और इस्पात उत्पादन यहाँ खूब होता है। दोनेत्स्क और लुहांस्क रूस समर्थक अलगाववादियों के नियंत्रण में है और मॉस्को ने उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। इन पर फोकस करके रूस यूक्रेन को आर्थिक तौर पर बड़ा झटका देना चाहता है। गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।